तो देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स क्या है हम लोग का, तो हम लोग समझते हैं जेनेटिक्स क्या है। देखो जेनेटिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स का डेफिनेशन क्या है। जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस होता है जहाँ पे हम लोग डील करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में। क्लियर है? जहाँ पे जेनेटिक्स के अंदर में अगर हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशंस का स्टडी कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हम लोग जेनेटिक्स का बात कर रहे हैं। ठीक है? जेनेटिक्स में हम लोग क्या बात करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशंस का डील करते हैं। क्लियर है? अब देखो हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशंस क्या होता है। क्लियर है? तो पहले हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी क्या होता है। देखो हेरिडिटी कहने का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। अगर जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है कहाँ पे, अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। अगर किसी जेनेटिक कैरेक्टर का, ठीक है, अगर किसी जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन अपने पेरेंट्स से, ठीक है, उनके ऑफस्प्रिंग में मतलब अगले वाले जनरेशन में हो रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हेरिडिटी। हेरिडिटी बस कुछ नहीं है, हेरिडिटी बस कुछ नहीं है, जो जेनेटिक कैरेक्टर इसके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तभी तो जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट के जैसा लगता है ना। तो क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है? और ये जो ट्रांसमिशन है ना, जहाँ पे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक कैरेक्टर जा रहा है, ठीक है, समझ में क्या, मतलब पेरेंट से जो जेनेटिक कैरेक्टर इसके ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तो यही हेरिडिटी है। और जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन है उसको बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। ठीक है? जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन है इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, इनहेरिटेंस। समझ में क्या नहीं, मतलब तो इनहेरिटेंस का मतलब समझ आ चुका है तुम लोग को, हेरिडिटी का मतलब समझ आ चुका है। लेकिन हेरिडिटी को हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो हेरिडिटी में यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे मैंने बनाया मेल, यहाँ पे मैंने बनाया फीमेल। मेल का यहाँ पे हम लोग को जेनेटिक कैरेक्टर लेके बात कर रहे हैं। मेल में जो यहाँ पे जेनेटिक कैरेक्टर है वो क्या है हम लोग का, हाइट है। टॉल, हाइट में मतलब क्या, हमको मालूम है एक कैरेक्टर का दो ट्रेट होता है, एक कैरेक्टर का दो ट्रेट होता है। जैसे हाइट, हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है, लेकिन इसका अगर हम ट्रेट की बात करें तो क्या क्या ट्रेट हो सकता है, एक टॉल हो सकता है, एक डॉफ भी हो सकता है। अब सीधा सा बात है, तुम तो ऐसा नहीं बोल सकते ना हाइट में क्या हो सकता है। अब सीधा सा बात है कि हाइट का मतलब क्या हो गया, टॉल ही तो नहीं होता है ना। हाइट का मतलब दो चीज हो गया, उसमें दो ट्रेट का बात हो रहा है, एक डॉफनेस का भी बात हो रहा है, एक टॉलनेस का भी बात हो रहा है। अब यहाँ पे किस चीज़ का बात हो रहा है, तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे ट्रेट किस तरह का है। ठीक है ना? अगर हाइट में अगर तुम्हारा टॉल वाला कैरेक्टर है, ठीक है, टॉल वाला कैरेक्टर कहाँ पे, मेल में है, और कलर ऑफ आई कैसा है मेल का, कैसा है यहाँ पे, ब्राउन है। और अगर कलर ऑफ स्किन का बात करें तो ये कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, मतलब डार्क कलर है। ठीक है, समझ नहीं, मतलब अगर बात करें फीमेल, फीमेल में भी कुछ जेनेटिक कैरेक्टर है इसमें, क्या है, जो फीमेल है वो नाटी है, ठीक है, डॉफ है। और जो फीमेल है, जो उस फीमेल का जो कलर ऑफ आई है कैसा है, ब्लैक है। ठीक है? और फीमेल का जो कलर है वो कैसा है, साफ है, मतलब वो फियर है। ठीक है? अब क्या हुआ, अब मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल, इसने क्या बनाया, गैमेट, गैमेट बना, गैमेट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ऑफस्प्रिंग बना। अब जो ऑफस्प्रिंग बना इसमें क्या होगा, हम देख रहे हैं जो बच्चा है वो कैसा है, टॉल है। जो बच्चा है कैसा है, टॉल है, और बच्चा का कलर कैसा है, फेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे में कुछ कैरेक्टर इसके पेरेंट्स से मेल से आ रहा है, और बच्चे में इसके जो बच्चा है उसमें कुछ कैरेक्टर इसके पेरेंट में फीमेल से आ रहा है। मतलब कुछ कैरेक्टर इसके पेरेंट में मदर से आ रहा है और कुछ कैरेक्टर इसके पेरेंट में फादर से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ कैरेक्टर का क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसमिशन हुआ है। तभी तो जो बच्चा है वो देखने में कैसा है, जो बच्चा है वो देखने में लंबा है। मतलब जो टॉल वाला कैरेक्टर है इसके पेरेंट में फादर से है, ठीक है, मेल से है। और जो बच्चा है वो कैसा है, कलर साफ है, उसका कलर क्या है, फियर है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो फियर वाला कैरेक्टर है इसके पेरेंट में मदर से है, फीमेल से है, तभी तो बच्चा कैसा है, बच्चा कलर साफ है। क्लियर है, समझ में आ गया ना, मतलब तो ये जो मेल और फीमेल, ये जो मेल और फीमेल, इन लोग में से जो पेरेंट है, ये जो पेरेंट है इनसे जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होकर के ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। और जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन है इसको बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब वेरिएशन, अब वेरिएशंस का बात करते हैं। वेरिएशंस क्या है, दीज आर द स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस विच आर फाउंड अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। मतलब ये हो रहा है यहाँ पे, वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि जो हल्का सा जेनेटिक डिफरेंसेस है। अब सीधा सा बात है, जो बच्चा होगा क्या वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट होगा, नहीं होगा। जो बच्चा होगा क्या वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट होगा, नहीं होगा। तुम अपने ही घर में देखो, तुम्हारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स है, तुम्हारे फादर है, तुम्हारे फादर है, मदर है, ठीक है, और तुम्हारे सिस्टर है, ब्रदर्स है, ठीक है, तो जितने भी भाई है, बहन है, ठीक है, या फिर तुम्हारे घर में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन देखना सब में क्या है, कुछ ना कुछ वेरिएशन है। वो लोग दो इंडिविजुअल आपस में कभी भी एक जैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है? दोनों इंडिविजुअल जो है आपस में एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। ठीक है? भले ही, हाँ, भले ही क्या है वो, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि मेरा जो चेहरा है, जो फेस है वो थोड़ा सा फादर से मिल रहा है। ठीक है? मेरा जो स्टाइल है बोलने का, ठीक है, रहने का, वो मदर पे गया है। ठीक है? वो सब क्या है, वो कैरेक्टर आया है पेरेंट्स से इनहेरिट होके। समझ में क्या नहीं, मतलब लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट है।
हम ऐसा नहीं दिख रहे कि जो जैसा कि मेरे पापा दिख रहे हैं वैसे ही हम दिख रहे हैं, नहीं, जैसा कि मेरी मम्मी दिख रही है वैसा ही हम दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम याद रखना, एक जो जो इंडिविजुअल है, ठीक है, दो इंडिविजुअल कभी भी आपस में सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, दो इंडिविजुअल कभी भी आपस में एक जैसे नहीं दिखेंगे, उनमें हल्का सा वेरिएशंस होगा, हल्का सा जेनेटिक डिफरेंसेस होगा। ठीक है, और वो जो हल्का सा जेनेटिक डिफरेंसेस है ना बच्चे में पेरेंट्स से, वही क्या लाता है, वेरिएशंस लाता है। ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर बच्चे में वेरी कर रहा है अपने पेरेंट्स से, वही क्या है, वेरिएशंस है। क्लियर है, समझ में है कि नहीं मतलब। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग क्या, देखो देखो, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि वेरिएशंस का जो बात करते हैं हम लोग, ठीक है, वेरिएशंस का जो बात करते हैं हम लोग सेम स्पीसीज के लिए करते हैं। ठीक है, सेम स्पीसीज के लिए क्यों करते हैं, तुम जब किसी चीज़ को तुम कंपेरिजन कर रहे हो, जब तुम कंपेरिजन कर रहे हो कि हाँ ये देखने में, ठीक है, ये अपने पापा के जैसे लग रहा है, ये देखने में मदर के जैसे लग रहा है, ये देखने में अपने भाई के जैसे लग रहा है, ये देखने में अपने बहन के जैसे लग रहा है, तो तुम क्या, तुम ये कंपेरिजन क्या किसी अदर स्पीसीज से करते हो क्या, कि मेरा चेहरा और कैट के चेहरे में क्या फ़र्क है, ऐसा तो नहीं करते तुम, है ना, सर मैं कहने का मतलब, या तुम ऐसा तो नहीं करते हो ना कैट का, ठीक है, कैट और डॉग में क्या वेरिएशन है। अब कैट और डॉग तो यार अलग स्पीसीज हो गया ना, कैट और डॉग तो वो एक अलग स्पीसीज है ना, तो तुम सेम स्पीसीज में वेरिएशंस को लेकर के बात करोगे, अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज में तुम वेरिएशंस की बात नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं मतलब, तो हम लोग जब हम बात करते हैं, जब वेरिएशंस का बात करते हैं हम लोग, तो सेम स्पीसीज के लिए बात करते हैं, अलग अलग स्पीसीज का बात नहीं करते हैं। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो जेनेटिक्स है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय, जो जेनेटिक्स टर्म है देने वाले कौन थे, तुम लोग ये ध्यान रखना है, जेनेटिक्स जो टर्म देने वाले थे वो कौन थे, विलियम बैटिसन। ठीक है, विलियम बैटिसन ने क्या किया था, जेनेटिक्स टर्म को दिए थे, मतलब जेनेटिक्स टर्म को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, विलियम बैटिसन थे। कितने में दिए थे ये, मतलब 1906 में, 1906 में दिए थे। ठीक है, सर मैं कहने का मतलब, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, ग्रिगोर जॉन मेंडल को बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसको काट कट कर लो, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के लिए हम लोग किसको मानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब, ठीक है, देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब डैट लाइक बिगेट्स लाइक, ठीक है, लाइक बिगेट्स लाइक, डैट इज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेंड टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक देमसेल्फ। तुमको मतलब ये लाइक बिगेट लाइक कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, लाइक बिगेट्स लाइक जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये क्या कहना चाहता है, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो भी स्पीसीज है, जो भी स्पीसीज है, उस स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, वो हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा यही टेंड कर रहे हैं ताकि वो जो यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनके जैसा ही है। ठीक है, मतलब एक पेरेंट जो है, मान लो एक पेरेंट जो है, अगर वो एक ऑफस्प्रिंग को बना रहा है अगले जनरेशन में, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो देखने में अपने पेरेंट के जैसा ही लगेगा। ठीक है, कैट का बच्चा जो होता है वो कैट के जैसा ही लगता है, कैट कैन प्रोड्यूस कैट, डॉग कैन प्रोड्यूस डॉग, ह्यूमन कैन प्रोड्यूस ह्यूमन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, समय कहने का मतलब, आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या बोला है, इट इज एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पास फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो इनहेरिटेंस हम लोग उस प्रोसेस को कह देते हैं, ठीक है, जिनके मदद से, जिनके जरिए कोई ट्रेट और कैरेक्टर जो है हम लोग का वो अगले जनरेशन में पास ऑन हो रहा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, समय के नहीं मतलब, आगे बात करते हैं, इट इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी, मतलब ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है, याद रखना। ठीक है, प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग। ठीक है, प्रोजेनी को हम लोग ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं। तो इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी एंड बिटवीन द प्रोजेनी एंड द पेरेंट्स। ठीक है, मतलब जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो प्रोजेनी होगा, ठीक है, वो भी तो आपस में एक दूसरे से क्या होगा, वेरी करेंगे। ठीक है, वो भी तो डिफर करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि अब जैसे मान लो क्या होता है, अब हमारे मान लो एक पेरेंट से, एक पेरेंट का जो बच्चा है, दो बच्चा प्रोड्यूस हुआ, दो बच्चा बना। ठीक है, तो जो बच्चा होगा वो भी तो आपस में कैसा होगा, एक दूसरे से क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, वो भी डिफर करेंगे। एंड प्रोजेनी एंड द पेरेंट और प्रोजेनी में तो क्या होगा, जो कैरेक्टर है वो तो वेरी करेगा ही। जो प्रोजेनी होगा वो क्या एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होगा। ठीक है ना, तो जो प्रोजेनी होगा उसमें, और प्रोजेनी जो होगा वो क्या होगा, अपने पेरेंट से डिफर करेगा, पेरेंट से क्या करेगा, वेरी करेगा, मतलब बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि पेरेंट से वेरी होगा, और ये जो कैरेक्टर जो वेरी कर रहा है उसके पेरेंट से, वही क्या करता है, वेरिएशन से। और वेरिएशन किस वजह से होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या, क्रॉसिंग ओवर की वजह से।
ठीक है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, गैमेट बनता है, और गैमेट जब भी बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, म्यूसिस सेल डिवीजन होता है, क्योंकि म्यूसिस सेल डिवीजन नहीं होगा तो गैमेट नहीं बनेगा, और म्यूसिस सेल डिवीजन जब होता है तो वहाँ पे एक स्टेज आता है, ठीक है, पैकेटिन स्टेज, और वहाँ पे पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, और जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसी से क्या होता है, डिफरेंसेस मतलब वेरिएशंस लाता है अगले जनरेशन में। ठीक, क्रॉसिंग ओवर होने जाने की वजह से क्या होता है, हर एक बार जब गैमेट बनता है तो क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वेरिएशंस होता है वो अगले वाले जनरेशन में तुमको दिखेगा। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स का। ठीक है, जेनेटिक्स का जो ब्रांच है वो क्या क्या हम लोग का, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे पहला ब्रांच हम लोग का ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, क्या है, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। दूसरा क्या है, मॉलिकुलर जेनेटिक्स। तीसरा क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के बारे में, तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स क्या कह रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ जीन। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्या कर रहा है, डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, अगर एक जनरेशन से अगर कोई जीन ट्रांसमिट हो रहा है अगले जनरेशन में, ट्रांसमिशन हो रहा है जीन्स का, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं हम लोग ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। ठीक है, तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के लोग किसका बात करें, डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ जीन। ठीक है, जो जीन का ट्रांसमिशन हो रहा है एक जनरेशन से अगले वाले जनरेशन, मतलब पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग वाला जनरेशन है, जो उनका अगला वाला जनरेशन है। ठीक है, उससे उन जो पेरेंट से प्रोड्यूस होने वाला जो उनका नया जनरेशन है, ठीक है, वहाँ पे जो जीन का ट्रांसमिशन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। क्लियर। अगर हम बात करते हैं मॉलिकुलर जेनेटिक्स का, ठीक है, तो मॉलिकुलर जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मॉलिकुलर लेवल पे बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी करते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर है, ठीक है, इसी का हम लोग आगे बात करेंगे, मतलब जेनेटिक्स का जो ब्रांच है हम लोग का, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जेनेटिक्स का ब्रांच पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, मॉलिकुलर जेनेटिक्स। हम लोग जब यहाँ पे जो जेनेटिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मॉलिकुलर जेनेटिक्स ही देखने वाले हैं। ठीक है, और मॉलिकुलर जेनेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग मॉलिकुलर लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि मॉलिकुलर जेनेटिक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे मॉलिकुलर लेवल पे बात करेंगे कि किस तरह से जीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, किस तरह से वहाँ पे जीन फंक्शंस कर रहा है, किस तरह से जो जीन है वो प्रोटीन को बना रहा है। ठीक है, मतलब सीधा सा बात है, अगर किसी भी एक कैरेक्टर को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर में, एक इंडिविजुअल के अंदर में किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना होता है, तो उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो वहाँ पे प्रोटीन को बनाया जाता है किसी जीन के थ्रू, ठीक है, वो किस तरह से जीन बनता है, किस तरह से जो जीन है, ठीक है, वहाँ पे प्रोटीन को बना रहा है, किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, समय के नहीं, मतलब वहाँ पे हम लोग इसी का डिस्कस करने वाले, कहाँ पे, मॉलिकुलर जेनेटिक्स के अंदर में। तो मॉलिकुलर जेनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग जीन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, जीन के फंक्शंस के बारे में, किस तरह से वहाँ पे प्रॉपर तरीके से फंक्शंस हो रहा होता है किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। सर मैडम, ये सब कुछ जो स्टडी होगा हम लोग का, ये हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स के अंदर में, मॉलिकुलर जेनेटिक्स। क्लियर। अब है हम लोग का पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में यहाँ पे क्या बोला है कि डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ एंड अदर प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स टू द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि इतना बड़ा ह्यूमन पॉपुलेशन है लेकिन सब में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं मेंडल्स के लॉ को हम किस तरह से पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। क्लियर है, आगे बात करते हैं हम लोग। देखो, अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट न्यू डैट द कॉजेज ऑफ वेरिएशन आर हिडन इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो एग्रीकल्चरिस्ट कहने का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरिस्ट कहने का मतलब होता है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़े हुए हैं, जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कर रहे हैं। मतलब आज से हजारों साल पहले ये बात मालूम था कि वेरिएशंस का जो मेन कारण है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बात को वो लोग साइंटिफिकली नहीं समझ पाए। ठीक है, इतना तो उनको मालूम ही था कि अगर मतलब सीधी सी बात थ्योरेटिकली वो उनको ऐसा लग रहा था कि अगर कहीं ना कहीं वेरिएशंस दिख रहा है, अगला वाला जो जनरेशन है ऑफस्प्रिंग का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या है हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कारण है। ठीक है, मतलब जो उनको ऐसा लगता था कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनसे जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है और जो ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस अपने पेरेंट्स से दिख रहा है, मतलब इस तरह का जो वेरिएशन दिख रहा है बच्चे में ऑफस्प्रिंग में, वो कहीं ना कहीं इस ऐसे ऑर्गेनिज्म में दिख रहा है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। They successfully breed domesticated variety from the wild plant and animal through the selective crossing and artificial selection। ठीक है, अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रहा है, बहुत पुराने ज़माने में भी, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने में भी क्या होता था कि आर्टिफिशियल प्रोसेस का यूज़ करके न्यू वैरायटी को बनाया जाता था। ठीक है, जो डार्विन थे, ठीक है, डार्विन ने जो अपना थ्योरी दिया था नेचुरल सिलेक्शन वाला, तुम लोग को जैसा कि मालूम है डार्विन ने जो थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन तो एक कारण है इवोल्यूशंस का, इसके अलावा इंसान ने खुद भी तो इतने हजारों सालों में नए नए वैरायटीज़ को प्रोड्यूस किया, नए नए वैरायटीज़ को बनाया है। जैसे कि तुम लोग को मालूम है जो कॉलीफ्लावर है, ठीक है, जो कॉलीफ्लावर है इसका जो वैरायटीज़ है वो क्या क्या है, ब्रोकोली है, कोलराबी है। ठीक है, ये सब किसका वैरायटी है, ये सब का सब हम लोग का कॉलीफ्लावर का ही वैरायटी है।
ठीक है, और ये सब किसकी मदद से हो रहा है? ये सब का सब ह्यूमन की मदद से हो रहा है। ठीक है, समय कहने का मतलब यहाँ पे देखो एक बोल रहा है क्या, जैसे तुम लोग जानते हो क्या, जो चिकन होता है, पर तुम लोग जानते हो, देख रहे हो, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, जो चिकन है, ठीक है, जो चिकन है इज दी डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ वाइल्ड, डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ वाइल्ड फॉल। ठीक है, जैसे कि जो चिकन तुम देख रहे हो, ठीक है, इसको पहले हम वाइल्ड वैरायटी से प्रोड्यूस किया है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा के, याद रखना। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम जितने भी जो डोमेस्टिक फॉर्म देख रहे हो, जो जितने भी तुम चिकन देख रहे हो, सबसे पहले जब एकदम स्टार्टिंग में अगर बात करें, तो जो वाइल्ड वैरायटी था, सिलेक्टिंग ब्रीडिंग करा के, ठीक है, उससे हम लोग डोमेस्टिक फॉर्म को तैयार किया है। ठीक है, जैसे कि तुम देखो यहाँ पे साहिवाल काऊ, जो साहिवाल काऊ है जो हम लोग का पंजाब का, ठीक है, ये क्या है? डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ एन एनिमल, वाइल्ड काऊ। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो साहिवाल काऊ पंजाब का है ना, ये जो डोमेस्टिकेटेड फॉर्म देख रहे हो ना, पहले ये एनिमल वाइल्ड काऊ से ही आया है। देखो आगे बात करते हैं, देखो क्या बोला, प्री मेंडेलियन आइडियाज अबाउट द इनहेरिटेंस। ठीक है, जो प्री मेंडेलियन थे उनका क्या मानना था इनहेरिटेंस को लेकर के, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दे आर ऑफन कॉल्ड थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, दे आर ऑफन कॉल्ड थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, as they believe that character of parent blended or got mixed during their transmission to their offspring। देखो अब समझो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जो मेंडल से पहले कुछ साइंटिस्ट है, ठीक है, अब सीधा सा बात है, जो भी साइंटिस्ट आज तुमको दिख रहा है, जो भी साइंटिस्ट आज एक सक्सेस लेवल पे दिख रहा है, इससे पहले भी कई सारे साइंटिस्ट आए। ठीक है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आ गया, कहीं ना कहीं उनके जो लॉज था, जो उनका नियम था, जो उनका कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उनके लॉ को, उनके मेथड को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है ना, इनका जो मानना था वो किसको लेकर के माना था, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब ये ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर में विश्वास करते थे, उनके ऊपर बिलीव करते थे। ठीक है, अब तुमको बात ये आता है कि सर ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता क्या है, तो समझते हैं हम लोग कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का, ब्लेंड का मतलब होता है किसी दो चीज़ का मिल जाना। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, किसी दो चीज़ का मिल जाना। इनका मानना ये था कि जो पेरेंट है, ठीक है, मान लो क्या है, दो पेरेंट है, एक पेरेंट में ये पेरेंट है, एक पेरेंट में मेल है, और एक पेरेंट में क्या है, हम लोग के यहाँ पे फीमेल है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो दोनों पेरेंट है, ठीक है, दोनों पेरेंट जो है, जब सीधा सा बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जब देखो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट जब ये लोग आपस में जब गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे और इनसे जो अगला जनरेशन बनेगा, इनका जो जो ऑफस्प्रिंग वाला जनरेशन होगा, ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर जाएगा वो मिक्स कैरेक्टर होगा। ठीक है, मतलब इनका मानना ये था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब क्या था, इनका मानना ये था कि जो कैरेक्टर है पेरेंट में, ठीक है, जो कैरेक्टर है पेरेंट में, मतलब मेल और फीमेल, ये दोनों कैरेक्टर दोनों पेरेंट से मिक्स होकर के क्या होता है, ऑफस्प्रिंग में जाता है। और ये इनका मानना ये है कि अगर दोनों पेरेंट का कैरेक्टर मिक्स होकर के अगर इनके ऑफस्प्रिंग में जा रहा है अगले जनरेशन में, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वहां पे जो बच्चा है उसमें क्या है, मिक्स्ड कैरेक्टर है। मतलब जो पेरेंट से जब कैरेक्टर मिक्स होकर के ऑफस्प्रिंग में जाएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे में क्या होगा, मिक्स कैरेक्टर होगा। इसी को हम लोग क्या बोले, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अब ये जो तुमको मालूम है इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस हम लोग उस प्रोसेस को कह रहे हैं जहां पे जो कैरेक्टर और ट्रेट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा होता है। ठीक है, वो क्या कहला रहा है, हम लोग का इनहेरिटेंस कहला रहा है। क्लियर ना। और ब्लेंडिंग का मतलब क्या हो गया, मिक्स होना, मतलब दोनों कैरेक्टर का जो कैरेक्टर वो मिक्स होकर के अगले जनरेशन में मतलब ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये एक मिसकंसेप्ट है। जो लोग जो भी साइंटिस्ट जो प्री मेंडेलियन थे, जो मेंडल से पहले आने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे, अगर उनका इस तरह का जो बात था, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था, वो बिल्कुल गलत था। यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर का मिक्सिंग नहीं हो रहा है। जैसा कि तुम लोग को मालूम है, क्या मालूम है सर, कि जब तुम मेंडले जब हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, कि मेंडल ने किस तरह से क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, क्या क्या किस चीज़ को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए, हम लोग आगे सब समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जस्ट एक शुरुआत की है, हम लोग यहाँ से थ्योरी से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को इतना मालूम है, हम लोग इतना तो जानते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, पी प्लांट का सिलेक्शन किया था। तो मेंडल ने क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या कहता है, पी प्लांट का सिलेक्शन किया था। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मेंडल ने क्या किया था, प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्रॉप प्लांट्स को लिया था। ठीक है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया था, इन्होंने पी प्लांट को लिया था। ठीक है ना, पी प्लांट को लिया था। इसमें उन्होंने क्या किया था, जो प्योर टॉल था, और इन्होंने क्या किया था, प्योर डॉप प्लांट, प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ, ये लिया था इन्होंने। ठीक है, अब
इनका जब क्रॉस कराया, अब इनके क्रॉस कराने से इनका जो अगला जनरेशन होगा, मतलब F1 जनरेशन, ठीक है, जो पहला जनरेशन होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन, ठीक है। तो अगला जो जनरेशन होगा बच्चों वो कैसा होगा, अगला जो जनरेशन होगा, देखो मेंडल ने क्या किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, जब इन्होंने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में जब इन्होंने क्रॉस कराया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो हुआ क्या, इनसे जो अगला जनरेशन मिला वो जनरेशन कैसा था, हाइब्रिड था, ठीक है, हाइब्रिड था। और हाइब्रिड कैसा था, हाइब्रिड टॉल था, ठीक है, हाइब्रिड टॉल था, जिसका जीनोटाइप क्या था, जिसका जीनोटाइप था, याद रखना, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मतलब इसमें देखो दोनों ट्रेट है, एक टॉल वाला भी है एक ड्वार्फ वाला भी है, ठीक है, समझ में आ रहा तुमको साफ साफ। तो टॉल वाले भी ट्रेट है और ड्वार्फ वाला भी ट्रेट है। अब क्या हुआ, अब देखो अब सीधा सा बात है, समझने वाला बात यह है कि अब क्या हुआ, ये वाला जो जनरेशन रहा, ये वाला जो पहला जनरेशन रहा, इसमें जितने भी प्लांट्स हुए, ठीक है, वो सभी के सभी कैसे थे, वो टॉल थे, सभी के सभी कैसे थे, वो टॉल थे, ठीक है। अब समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ये टॉल प्लांट, ये टॉल प्लांट मतलब ये जो हाइब्रिड टॉल है, ठीक है, इसके इस जीनोटाइप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोल सकते हैं ना, इसको क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कह सकते हैं हम लोग, है ना, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कह सकते हैं। तो ये जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, जो टॉल है, ठीक है, इसका फिर आगे जनरेशन देखा गया, इसको अगेन क्रॉस कराया गया, मतलब हाइब्रिड को अगेन क्रॉस कराया गया और देखा गया कि इससे हमको अगला वाला जनरेशन क्या मिलने वाला है, किस तरह का फीचर्स मिल रहा है हमको, ठीक है, किस तरह का कैरेक्टर जा रहा है उसमें, ठीक है। तो मेंडल का जो कोशिश था वो क्या था, मेंडल यही ट्राई कर रहे थे कि हम अगला जनरेशन देखे, उसके अगला वाला जनरेशन देखे, उसके अगला वाला जनरेशन देखे। मेंडल को बहुत सारा जनरेशन देखना था कि हर जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, किस तरह का प्लांट मिल रहा है, कितने टॉल प्लांट मिल रहे हैं, कितने डॉफ प्लांट मिल रहे हैं, कितने हाइब्रिड मिल रहे हैं, समझ कहने का मतलब कितने प्योर मिल रहे हैं, कितने डॉफ मिल रहे हैं, कितने हाइब्रिड मिल रहे हैं, इन सभी चीज़ों को देखना था मेंडल को। और इसके लिए मेंडल ने अगला जनरेशन को देखने के लिए ऐसा प्लांट का चूज किया जिसका लाइफ स्पॉन काफ़ी कम था, ठीक है। तो आगे हम लोग इस पर बात करेंगे, आगे इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब जो हुआ अगला जनरेशन, अब बच्चों ये जो F1 जनरेशन के बाद जो बना F2 जनरेशन, अगला जनरेशन बना, इसमें क्या दिखा, इसमें देखा कि जो कुछ प्लांट जो थे हम लोग यहाँ पे जो रेशियो का अगर बात करें तो 1:2:1 का, इस रेशियो में क्या हुआ, प्लांट बना, ठीक है। इस रेशियो में क्या हुआ, मतलब हमको यहाँ पे क्या देखा, हमको टॉल भी मिला, ठीक है, प्योर ड्रॉप भी मिला और हमको हाइब्रिड टॉल भी मिला। अब तुम ये देख लो, ये देखो यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो ड्रॉप वाला, ठीक है, ड्रॉप वाला जो कैरेक्टर आया है, मतलब यहाँ पर सीधा सा बात है, कोई प्लांट नाटा क्यों होता है, कोई प्लांट ड्रॉप क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, कोई ना कोई ऐसा जीन है, कोई ना कोई ऐसा ट्रेट है, ठीक है, जो उस प्लांट में क्या कर रहा है, उस कैरेक्टर को उस कैरेक्टर को, उस ट्रेट को वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, समय के नहीं मतलब। तो हम क्या बोल सकते हैं, तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, मान लो ये जो मटर का पौधा है ये मानो नाटा है, ये नाटा है। अब मान लो यहाँ पे कैसा है, ये वाला प्योर टॉल है, ठीक है, प्योर टॉल है। तुम देखो यहाँ पे जो प्योर टॉल है उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल टी, और जो प्योर डॉफ है उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, स्मॉल टी स्मॉल टी। हम लोग पढ़े हैं इतना, तो हम लोग को बेसिक आइडिया मालूम है क्या, कि जो टॉल वाला कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, और जो जो हम लोग का ड्रॉप वाला कैरेक्टर है वो क्या है, रेसेसिव है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टॉल वाला कैरेक्टर अपने आप को ऑलवेज एक्सप्रेस करता है, चाहे तुम्हारा होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है खुद को, ठीक है ना। तो हुआ क्या, तुम देख रहे हो यहाँ पे, चाहे तुम्हारा होमोजाइगस कंडीशन चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है सर। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो प्लांट वो क्या है, देखो डॉफ है, नाटा हो गया, मतलब कहीं ना कहीं जो नाटापन का जो कैरेक्टर है वो किसकी वजह से है, उस ट्रेट की वजह से है। किस ट्रेट की वजह से है, उस रिसेसिव ट्रेट की वजह से है, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पे जो जो ट्रेट रिसेसिव ट्रेट के लिए जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, वो मतलब नाटापन के लिए जो यहाँ पे ट्रेट है वो क्या है, हम लोग का रिसेसिव है। और रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस कंडीशन मतलब क्या हो गया, स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी। लेकिन जो प्योर टॉल था उसमें क्या था, कैपिटल टी, प्योर टॉल था। और जो हाइब्रिड टॉल था उसमें क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो तुम देख रहे हो क्या कि सर F2 जनरेशन में
अगला वाला जो जनरेशन दिखा हमको, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे कि F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। लेकिन कैसे टॉल थे, हाइब्रिड टॉल थे। लेकिन जब इसका फर्दर हम लोग क्या किए, क्रॉस किए, सेल्फिंग किए, सेल्फ पॉलिनेशन किए, तो इससे मिलने वाला जो अगला जनरेशन मिला हमको, वो सब उसमें हमको टॉल भी मिला, डॉप मिला, हाइब्रिड भी मिला, तीनों एक तरह का कैरेक्टर मिला। तो तुम देख रहे हो F1 जनरेशन में ड्वार्फिज्म वाला कैरेक्टर नहीं दिखा, ठीक है, लेकिन वो अगला वाला जनरेशन में F2 जनरेशन फिर से ड्वार्फिज्म वाला कैरेक्टर आ गया है। इसका मतलब जो जो ड्वार्फिज्म वाला कैरेक्टर था, जो कि F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा था, ऐसा नहीं हुआ कि वो अगले F2 वाले जनरेशन में दिखा ही नहीं, दिखा, ठीक है, वो ड्वार्फिज्म वाला कैरेक्टर दिखा, लेकिन चूंकि वो F1 जनरेशन में नहीं दिखा वो। अब बोलो सर क्यों F1 जनरेशन में नहीं दिखा, आखिर वो नाटापन वाला कैरेक्टर था कहाँ, आखिर फिर वो F2 में क्यों आ गया वो? जब सेल्फिंग तुमने कराया तो F2 में फिर से वो कैरेक्टर दिखने लगा, जो कैरेक्टर पहले नहीं था। क्यों नहीं था सर? क्योंकि वहां पे बच्चों, यहाँ तुमको मालूम है, तुमको क्या मालूम है कि ड्वार्फिज्म वाला जो कैरेक्टर है, उसके लिए जो ट्रेट है वो रिसेसिव है, और रिसेसिव ट्रेट अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा तो प्लांट टॉल होगा। तभी तो देखो ना यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड टॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और पहला जनरेशन में जो जो प्लांट तैयार हुआ था हम लोग को, वो हाइब्रिड टॉल में था, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था, इसलिए सारा का सारा प्लांट टॉल था। वो तुमको वहां पे नाटापन वाला जो कैरेक्टर था उस प्लांट के लिए वो नहीं दिख रहा था तुमको। क्लियर है यहाँ तक सबको? समय के नहीं मतलब, तो तुमको अभी तक ब्लेंड वाला बात समझ में नहीं आया होगा। तो ब्लेंड वाला बात ये हुआ बच्चों कि अगर अगर पेरेंटल कैरेक्टर मिक्स हो जाता, अगर वो अगला जनरेशन बनाता, तो अगला जनरेशन बनाता, तो अगला जनरेशन में जैसा भी प्लांट बनाया तो उसमें मिक्स कैरेक्टर था, ठीक है ना। लेकिन अगर जो कैरेक्टर मिक्स हो जाता तो फिर से अगर तुम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कराते, अगर उससे F2 जनरेशन बनता है, वो कैरेक्टर इंडिविजुअल तरीके से नहीं दिखता। कैसे दिखता? तो कैरेक्टर तो मिक्स हो गया है। तो फिर से जब कैरेक्टर मिक्स हो गया तो फिर से F2 जनरेशन में फिर से जो जो ड्वार्फिज्म वाला कैरेक्टर उस प्लांट के लिए फिर से वो इंडिविजुअली सेपरेट होकर क्यों दिख रहा है? क्योंकि सीधा सा बात, यहाँ पे ब्लेंडिंग हुआ ही नहीं। अगर कैरेक्टर मिक्स हो जाता, पेरेंट का ब्लेंड हो जाता, तो जो अगला जनरेशन बना, F1 जनरेशन बना है, उसमें क्या होता, मिक्स मिक्स हो गया। अब तुम सेल्फ पॉलिनेशन कराते तो अगला जनरेशन में मिक्स ही होना चाहिए, ठीक है। जो ड्वार्फिज्म कैरेक्टर F1 में नहीं मिला था, अब तुमको F2 में भी नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन वो जो जो ड्वार्फिज्म वाला कैरेक्टर था वो फिर से सेपरेट हो गया, और वो इंडिविजुअली तरीके से अलग तरह से होकर के तुमको F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता हुआ दिखाई पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इंडिविजुअल कैरेक्टर था नाटापन वाला, जो F1 में नहीं दिखा, फिर से F2 में दिखा। इसका सीधा सा मकसद यही निकल रहा है कि वहां पे कैरेक्टर का ब्लेंडिंग नहीं हुआ। अगर कैरेक्टर ब्लेंड कर जाता, कैरेक्टर जुड़ जाता, फिर अगले जनरेशन में वो सेपरेट नहीं होता। क्लियर है सबको यहाँ तक? समझ में बोलने का मतलब, मेरे कहने का मतलब, तो जो प्री मेंडेलियन थे ना, वो उनको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के ऊपर क्या था, विश्वास था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के ऊपर में बिलीव करते थे। लेकिन बाद में हम लोग इस चीज़ को प्रूफ कर लिए, साइंटिफिकली प्रूफ किया गया, मतलब मेंडल के थ्रू जब आया गया तो इस बात को फिर प्रूफ किया गया, बताया गया नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ब्लेंडिंग वगैरह नहीं हो रहा है। अगर ब्लेंडिंग होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने से वो जो कैरेक्टर होता है वो इंडिविजुअली तरीके से, अलग तरीके से तुमको सेपरेट होकर अलग फॉर्म में नहीं दिखता, वो कैरेक्टर मिक्स ही रहता है, ठीक है ना, समझ? तो ये था यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला बात। देखो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में जो यहाँ पे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पे जो थ्योरी दिया गया था, ठीक है, और उस थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो यहाँ पे राइट साइड की तरफ है, ठीक है। मतलब राइट साइड में जो तुमको लिस्ट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है वो सभी के सभी साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्टों के नाम है, और किन किन साइंटिस्टों ने कौन कौन से थ्योरी को दिया था उसका जो लिस्ट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है वो हम लोग का लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम मॉइस्ट वेपर थ्योरी, ये थ्योरी है, मॉइस्ट वेपर थ्योरी ये एक थ्योरी है, और इन थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? पाइथागोरस। फ्लूइड थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? स्वामरडम, ठीक है। और लास्ट थ्योरी है हम लोग का यहाँ पे पार्टिकुलेट थ्योरी, ठीक है। पार्टिकुलेट थ्योरी को देने वाले कौन थे? मॉपर्ट-ट्विश। इसके अलावा अगर तुम और भी कुछ थ्योरी देख लो, ठीक है, तो वो क्या है हम लोग का? थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जो थ्योरी था इनको देने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन थे? डार्विन थे। और थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म इनको देने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन थे? विस्मन थे। तो यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, जहाँ पे जो जितना सारा थ्योरी है और किन किन थ्योरी को किन किन साइंटिस्टों ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम लोग को इस चीज़ को ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में तुमको बस इतना ही पूछा जाएगा कि मॉइस्ट वेपर थ्योरी को किसने दिया था, फ्लूइड थ्योरी किसने दिया था, प्री फॉर्मेशन थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, पार्टिकुलर थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट ने क्या था। अब इस थ्योरी के बारे में, ठीक है, बहुत रेयरली पूछा जा सकता है कि इस थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे और इस
थ्योरी में उन्होंने कहा क्या था। ठीक है, ये बहुत रेयरली पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि किस थ्योरी में किस तरह का बात किया गया यहाँ पे। ठीक है, देखो, तो जो पाइथागोरस साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो मॉइस्ट वेपर थ्योरी दिया था, इसमें उन्होंने क्या कहा था, इसमें उन्होंने कहा था पाइथागोरस proposed that during coitus intercourse moist vapor from all the parts of the male body give rise to a similar body in female worm। ठीक है, देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये जो साइंटिस्ट अपना जैसा कि प्रोपोज पाइथागोरस ने जो मॉइस्ट वेपर थ्योरी दिया था, मॉइस्ट वेपर थ्योरी जो था इसमें क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब क्वाइटस होता है, ड्यूरिंग क्वाइटस जब इंटरकोर्स होता है, मतलब जब मेल जो अपना पेनिस को पेनेट्रेट करता है फीमेल के वेजाइना में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सीमेन का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, सीमेन डिस्चार्ज होकर फीमेल के वजाइना में जाता है। यही हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर में। लेकिन इनका क्या कहना था, इनका जो कहना था वो ये था कि मेल बॉडी से, ठीक है, जो मेल का जो बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, मेल का जो बॉडी है, उन सारे बॉडी पार्ट्स से क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो क्या होगा, फीमेल के वजाइना में जाता है। ठीक है, क्या बोला, देखो यहाँ पे मॉइस्ट वेपर, मॉइस्ट जो वेपर है फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द मेल बॉडी, मेल बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उन सारे पार्ट से क्या हो रहा है, जो मॉइस्ट है, जो मॉइस्ट है वो कलेक्ट होकर के कहाँ जा रहा है, फीमेल के वेजाइना में जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है और आगे चल के क्या कर रहा है, वो फीमेल वोम्ब के अंदर में, मतलब फीमेल के यूटेरस में एक सिमिलर बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि ये बेसलेस कॉन्सेप्ट है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के अंदर में कि मेल बॉडी से क्या होगा, मेल बॉडी से क्या होता है, सीमेन जाता है। ठीक है, मेल बॉडी से क्या होता है, सीमेन पास होता है, मतलब जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहाँ पे क्या होता है, सीमेन बनता है। और फिर वो जब 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 क्वार्टस होता है, जब इंटरकोर्स होता है, तो उस इंटरकोर्स या क्वार्टस के दौरान क्या होता है, पेनिस से क्या होता है, सीमेन डिस्चार्ज होकर फीमेल के वेजाइना में जाता है। ठीक है, लेकिन इनका जो कंसेप्ट था पाइथागोरस का, उनका मानना था कि मेल बॉडी से, मेल बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट से क्या होता है, मॉइस्ट या वेपर जो होता है वो फीमेल के बॉडी में जा रहा है और फिर वो जाके क्या कर रहा है, फीमेल वर्म के अंदर में, यूटेरस के अंदर में एक सिमिलर बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इनका जो थ्योरी था वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी क्या हम लोग का ये थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है हम लोग का याद रखना है, इन्होंने कहा था सजेस्ट डैट, ठीक है, एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या दिया था, फ्लूइड थ्योरी दिया था। ठीक है, फ्लूइड थ्योरी दिया था। इसमें उन्होंने क्या कहा था, इसमें उन्होंने कहा था कि एरिस्टोटल सजेस्ट डैट मेल सीमेंस वाज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड एंड द फीमेल्स मेंस्ट्रुअल फ्लूइड वाज द फीमेल सीमेन। ठीक है, फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वो क्या है, हम लोग का फीमेल सीमेन है, विच इज़ नॉट अ प्योर एज ए मेल सीमेन। ठीक है, देखो इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, मेल का जो सीमेन है वो क्या है, हाईली प्यूरिफाइड ब्लड है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा था कि जो मेल का सीमेन है वो क्या है, हाईली प्यूरिफाइड ब्लड है। ठीक है, एंड द फीमेल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, और फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या है, फीमेल सीमेन है। फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वो क्या है, फीमेल सीमेन है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीमेन कहने का मतलब क्या होता है। सीमेन कहने का मतलब होता है स्पर्म, और वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे तुम्हारा स्पर्म होगा। सीमेन को बनाने के लिए क्या होता है, स्पर्म होता है, और वहाँ पे सेमिनल सेमिनल फ्लूइड होता है। ठीक है, ये दोनों मिल करके फाइनली क्या करते हैं, सीमेन को बनाते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग पढ़ रखे हैं। सीमेन जो होता है वो स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड से मिलकर बनता है। ठीक है, और तुमको मालूम है सेमिनल फ्लूइड का, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड जो आता है स्पर्म के अंदर में, मतलब सीधा से बोल सकते हो सीमेन जो है हम लोग का वो स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड है। तो सेमिनल फ्लूइड जो है यहाँ पे, इसको बनाने के लिए, ठीक है, क्या क्या होता है यहाँ पे, कुछ ग्लैंड्स होगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। सेमिनल, यहाँ पे ग्लैंड क्या था, सेमिनल वेसाइकल था। ठीक है, कॉपर ग्लैंड था, कॉपर ग्लैंड को हम लोग क्या बोले थे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोले थे। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड था। अब ये सब ग्लैंड मिल करके फाइनली क्या करते हैं, सेमिनल फ्लूइड को बनाते हैं। लेकिन सेमिनल फ्लूइड का जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो कौन देता था, वो देता था हम लोग का सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड। ठीक है, कितना, 70%। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन था सेमिनल फ्लूइड के अंदर में। ठीक है, और ये स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड मिल करके बनाता था सीमेन को। ये हम लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोग को आइडिया है। तो एरिस्टोटल ये कह रहे थे कि जो मेल का सीमेन है वो हाईली प्यूरिफाइड ब्लड है, मतलब ब्लड नहीं बना रहा है सीमेन को। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे जान रहे हैं, देखो हम जैसा कि अभी देखे ही है, सीमेन बनाने के लिए स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड होता है। ठीक है ना, जबकि ये एकदम बेसलेस कॉन्सेप्ट है, इनका ऐसा मानना था, इनका ऐसा थ्योरी था, जो कि गलत है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्लियर है, सर मैं ना
अब क्या बोला नेक्स्ट, जब ये फ्लूइड क्या होता है, जब ये दोनों फ्लूइड आपस में कंबाइन करता है ड्यूरिंग कॉर्टेस, तो क्या होगा, फीमेल सीमेन प्रोवाइड इनर्ट फ्लूइड और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड मेल सीमेन गिव फॉर द वाइटलिटी टू देम। और फिर क्या बोला कि जो ये जो फ्लूइड है हम लोग का, ठीक है, जो फ्लूइड है वो आपस में क्या होता है, कंबाइन करता है। ड्यूरिंग कॉर्टेस क्या होता है, जब फ्लूइड क्या होता है आपस में कंबाइन होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो क्या हम लोग का, वो है हम लोग का स्वामेरडम, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा था, जैसे कि देखो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, ये जो तुमको थ्योरी दिख रहा है ना, ये वाला जो थ्योरी है, ठीक है, ये वाला जो थ्योरी है ये तो हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है, अभी हम लोग समझे एरिस्टोटल के बारे में, ठीक है। फिर से नेक्स्ट जो थ्योरी ये वाला, यहाँ से लेके ये वाला, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वामेरडम, ठीक है। स्वामेरडम ने क्या कहा था, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय स्वामेरडम 1679 में, ठीक है, एंड एडवोकेटेड बाय मल्पीजी, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा था, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे इस थ्योरी में, क्या बोला जा रहा है, इट इज सेड दैट द ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट प्री फॉर्म इन द स्पर्म और एग इन मिनिएचर फॉर्म कॉल्ड होमनक्यूलस और लिटिल मैन, ठीक है। तो स्वामेरडम ने क्या कहना चाह रहा था, ये अपने थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था इस थ्योरी के अंदर में, देखो एक्चुअली क्या था, इनका कहना ये था कि जो स्पर्म है और जो ओवम है, ठीक है, मतलब जो एग है, उसमें ऑलरेडी क्या है, एक छोटा सा एक मिनिएचर फॉर्म है, एक छोटा सा उसमें क्या है, एम्ब्रियो ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। इनका किसका मानना था, स्वामेरडम का मानना था। स्वामेरडम कह रहे थे कि जो स्पर्म है, जो ओवम है, जो एग है, उसके अंदर में क्या है, ऑलरेडी क्या है, एक लिटिल मैन है, एक छोटा सा एक मिनिएचर फॉर्म ऑलरेडी क्या है उस ओवम में या फिर उस एग के अंदर प्रेजेंट है, जिसको उन्होंने कहा था होमनक्यूलस, ठीक है। होमनक्यूलस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है होमनक्यूलस, ये वाला, ठीक है, होमनक्यूलस। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज सेड दैट द ऑर्गेनिजम्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट, जो ऑर्गेनिजम्स है ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्री फॉर्म, ठीक है, पहले से उसमें बना हुआ है, इन द स्पर्म और एग इन ए मिनिएचर फॉर्म, ठीक है, पहले से क्या है उसमें स्पर्म और जो एग है उसमें पहले से क्या है, फॉर्म है, क्या है, एक मिनिएचर फॉर्म, ठीक है, उसमें एक मिनिएचर फॉर्म, एक जो एम्ब्रियो है बोल सकते हो, या फिर जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑलरेडी क्या है उस स्पर्म या एग में पहले से प्रेजेंट है, उसमें जो मिनिएचर फॉर्म है वो ऑलरेडी है, ठीक है। जिसको उन्होंने क्या कहा, होमनक्यूलस, मतलब लिटिल मैन, लिटिल मैन। अब जब सीधा सा बात है, जब स्पर्म और ओवम के अंदर में पहले से ही क्या है, उसके अंदर में एक मिनिएचर फॉर्म प्रेजेंट है या फिर उसमें होमनक्यूलस या लिटिल मैन प्रेजेंट है, तो फिर फर्टिलाइजेशन क्यों रिक्वायर है। तो फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर टू स्टिमुलेट इट्स ग्रोथ। तो ठीक है, अब तो वो जो मिनिएचर तो उसके अंदर प्रेजेंट है ही, जिसको उन्होंने होमनक्यूलस कहा था, लेकिन जब ये फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होगा तो वो फर्टिलाइजेशन इनके ग्रोथ के लिए, ठीक है, इनके ग्रोथ के को स्टिमुलेट करेगा, जो फर्टिलाइजेंस होगा वो इनके ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो मिनिएचर फॉर्म उसके अंदर में प्रेजेंट है, लिटिल मैन प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर फर्टिलाइजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेंस उनके ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, मतलब ग्रोथ के स्टिमुलेशन के लिए ये जो फर्टिलाइजेंस है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, समझ में यहाँ पे क्या कहना चाह रहा। तो ये स्वामेरडम का कंसेप्ट था, इन्होंने अपनी इस थ्योरी में कहा था। जो पार्टिकुलर थ्योरी है इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, मॉपर्ट्यूस्ट, ठीक है, 1698 से लेकर तुम्हारे 1757 में इन्होंने दिया था। और इनका मानना था कि हेरिडिटी इज कंट्रोल बाय द माइन्यूट पार्टिकल विच कम्स फ्रॉम द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो पार्टिकुलर थ्योरी था, इस पार्टिकुलर थ्योरी को देने वाले कौन थे यहाँ पे, मॉपर्ट्यूस्ट थे, ठीक है। लेकिन इसी से मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट है जिसको उन्होंने क्या कहा था कि डार्विन ने दिया था, ठीक है। तो डार्विन ने इस थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस में क्या कहा था, थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस, ठीक है। मतलब ये जो थ्योरी था ना, ये एकदम इसी पार्टिकुलर थ्योरी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, यही बात ही है जो कि जैसा कि पार्टिकुलर थ्योरी में कहा गया था, इसी तरह का थ्योरी यहाँ पे डार्विन के थ्रू थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस में कहा गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि बॉडी का हर एक हिस्सा एक फैक्टर बनाता है, गेम्यूल गेम्यूल या पेंजिन पेंजिन, ठीक है। इस थ्योरी ऑफ पैंजिनिज्म में क्या कहा गया था कि बॉडी का हर एक हिस्सा एक फैक्टर बनाता है, जिसे उन्होंने पेंजिन या गेम्यूल कहा। और उनका मानना था कि ये जो पेंजिन और गेम्यूल है, दे आर रिलीज इनटू द ब्लड एंड थ्रू द ब्लड दे आर पास्ड इनटू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड थ्रू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे आर पास ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये अगले जनरेशन में जाते हैं, जो कि ये भी जो थ्योरी था वो डिस्कार्ड कर दिया गया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे हम लोग यहाँ पे, कॉल ल्यूटर। ठीक है, कॉल ल्यूटर में क्या कहा था, देखो कॉल ल्यूटर ने क्या कहा था, द फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, द फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडीज ऑफ जेनेटिक क्रॉसेस वेर कैरिड आउट बाय द जोसेफ कॉल ल्यूटर फ्रॉम 1761 to 1766. It crosses between the different strain of tobacco plant to found that the offspring were usually intermediate in appearance between the two parent. ठीक है, this led Colliers concluded that both the parents make equal genetic contribution to the offspring. जो कॉल ल्यूटर था, ठीक है, इनका भी जो था वो ब्लेंडिंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर विश्वास था। इनका भी जो बिलीफ था वो क्या था, ब्लेंडिंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को लेकर के था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तुमको ध्यान ये रखना है कि मेंडल और डार्विन से पहले भी क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, बहुत सारा थ्योरी को दिया गया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट को दिया गया, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट था वो एक बेसलेस कॉन्सेप्ट था। इनका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, बस उन लोग का ऐसा मानना था कि ऐसा हो रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि डार्विन और जो हमारे मेंडल थे इनसे भी पहले क्या हुआ था, कुछ जेनेटिक्स के बारे में कुछ बेसिक आइडिया को दिया गया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो जेनेटिक्स को लेकर के जो बेसिक आइडिया दिया था, ठीक है, कॉल ल्यूटर ने, इसके लिए क्या किया था इन्होंने, जो टोबैको प्लांट था, दो अलग अलग जो स्ट्रेंथ के जो टोबैको प्लांट थे उनके बीच में इन्होंने क्रॉस कराया था और फिर इनको लेकर के उन्होंने बात किया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस जो है हम लोग का वो डार्विन के थ्रू दिया गया था, अभी हम लोग देखे समझे भी है। ठीक है, और डार्विन ने जो अपना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, तो उस समय उनका जो सबसे बड़ा कमजोरी था वो ये था, सबसे जो वीक पॉइंट था उस समय उनके लिए, ठीक है, जब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था वो ये था कि डार्विन को जेनेटिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, उनको जेनेटिक्स के बारे में, मतलब हेरिडिटी, जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स के अंदर हम लोग किसका डील करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशंस का डील करते हैं। तो जो हेरिडिटी है एंड ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है उसको लेकर कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि डार्विन जो थे वो बहुत ज़्यादा किसी से कम्युनिकेट भी नहीं किया करते थे। और इसलिए जब उन्होंने अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया, तो उस समय वो जो उन्होंने गलतियां करी वो ये था कि उनको जेनेटिक्स का तो नॉलेज नहीं है, हेरिडिटी का नॉलेज नहीं है, ठीक है, जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है, इनहेरिटेंस को लेकर कोई भी आइडिया नहीं था। और उसी समय मेंडल का भी काम चल रहा था, लेकिन मेंडल को भी बाद में जाके जो फेम है, वो जो ख्याति वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऐसा मैं कहने का मतलब, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, डार्विन ने अपना थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस दिया था जो कि कंप्लीटली डिस्कार्डेड है। थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस समझ चुके हम लोग। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म में इन्होंने क्या कहा था, देखो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, अगस्ट विस्मन 1892 में प्रपोज किए थे इस थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जर्म प्लाज्म इज इमॉर्टल एंड इज पास्ड फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, सोमैटोप्लाज्म डेट फ्रॉम द बॉडी इज मॉर्टल, ठीक है, प्रेशियस व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या हो रहा है, इमॉर्टल कहने का मतलब क्या होता है, इमॉर्टल कहने का मतलब होता है, ठीक है, मॉर्टल का मतलब होता है जो डेथ है, ठीक है, जो लिविंग नहीं है। इमॉर्टल कहने का मतलब होता है जो लिविंग है, ठीक है, मॉर्टल मतलब जो डेथ है, ठीक है, जो कैरेक्टर क्या होता है, जो कैरेक्टर क्या होता है अगले जनरेशन में पास ऑन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन इमॉर्टल मतलब क्या हो गया, जो कैरेक्टर क्या है हम लोग का, जो कैरेक्टर एज ए लिविंग काम कर रहा है, ठीक है, वो लिविंग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, ठीक है, लिविंग है वो, समय कहने का मतलब। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जर्म प्लाज्म इज इमॉर्टल एंड इज पास्ड फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। सोमैटोप्लाज्म डेट फ्रॉम द बॉडी इज मॉर्टल, ठीक है, मॉर्टल मतलब वो डेथ है, ठीक है, एंड पेरिशेस फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म डाई, ऑर्गेनिज्म के मरने के साथ साथ वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी जर्म प्लाज्म में तुम लोग को मालूम है कि लेमार्क का एक कॉन्सेप्ट, लेमार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है हम लोग का, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, जो कि लेमार्क ने दिया था, लेमार्क का दिया गया थ्योरी था। ठीक है, क्या दिया था इन्होंने, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। इस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर में इन्होंने क्या कहा था, इस थ्योरी को देने के बाद उनका क्या मानना था, इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, देखो उनका कहना था कोई भी कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म जब अपने जीवन में एक्वायर कर लेता है तो वो कैरेक्टर एज इट इज अगले जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब अगस्ट विस्मन साइंटिस्ट ने इन थ्योरी को पढ़ा, किस थ्योरी को, लेमार्क का दिया गया थ्योरी को, जो लेमार्क ने इस बात को कहा, लेमार्क ने इस बात को कहा कि जब कोई भी कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में एक्वायर कर लेता है तो वो कैरेक्टर एज इट इज अगले जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। ठीक है, ये दिया गया, ये जो बात कहा गया था, ये बात किसके थ्रू कहा गया था, ठीक है, ये लेमार्क के थ्रू कहा गया था। लेकिन जब अगस्ट विस्मन ने लेमार्क की थ्योरी को पढ़ा, लेमार्किज्म थ्योरी को पढ़ा, लेमार्किज्म थ्योरी मतलब जो लेमार्क का दिया गया थ्योरी था उसको जब उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि ये तो थ्योरी गलत है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रही है थ्योरी। ठीक है, क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इनको भी तो कुछ एविडेंस देना पड़ेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट देना पड़ेगा जिससे उन जो कि अगस्ट विस्मन ने, ठीक है, लेमार्किज्म की थ्योरी को बोला ये गलत है, लेकिन तुम कैसे किसी को गलत कह सकते हो, इनको भी अपना कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। तो अगस्ट विस्मन ने कहा कि बॉडी का जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो टाइप का होता है, बॉडी का जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सोमैटोप्लाज्म, एक होता है हम लोग का जर्म प्लाज्म। ठीक है, तो सोमैटोप्लाज्म जो है हम लोग का मतलब बोल सकते हैं जो बॉडी के सेल्स जो, ठीक है,
जो हम लोग बोलते हैं ना सोमैटिक सेल, मतलब बॉडी सेल्स। ठीक है, तो बॉडी का जो सेल है, बॉडी का जो सेल है, उस सेल के अंदर में अगर कोई, ठीक है, जो बॉडी का जो सेल्स है, उस सेल्स के अंदर में जो फ्लूइड है, जो प्लाज्मा है, उसमें जो लिक्विड वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमैटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, जो कि सोमैटोप्लाज्म कहला रहा है। लेकिन अगर होगा, दूसरा क्या होगा, जर्म प्लाज्म। ठीक है, बॉडी का जो प्रोटोप्लाज्म वो दो है, एक बॉडी सेल्स का जो बॉडी सेल्स है, ठीक है, जो सोमैटिक सेल्स है, उन सोमैटिक सेल्स के अंदर में जो लिक्विड पार्ट है, समझ में ना कहने का मतलब ना, जो लिक्विड पार्ट है, जो फ्लूइड वाला पार्ट है, उसको हमने क्या कहा, सोमैटोप्लाज्म का। लेकिन जो दूसरा है हम लोग का जर्म प्लाज्म। ठीक है, जर्म प्लाज्म कहाँ होगा, जर्म सेल्स में होगा। जर्म सेल्स क्या होता है, जर्म सेल्स कहने का मतलब होता है oogonia इन केस ऑफ फीमेल और स्पर्मेटोगोनिया इन केस ऑफ मेल। ये जर्म सेल्स होता है। ठीक है, तो जर्म भी तो सेल्स है ना, जैसे कि सोमैटिक सेल है, बॉडी का जो सोमैटिक सेल्स में जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोले, सोमैटोप्लाज्म बोले। ठीक है ना, जो लिक्विड पार्ट है। उसी तरह क्या होगा, जर्म सेल्स जो होगा उसमें भी क्या होगा, जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्म प्लाज्म। ठीक है, और हमारे याद रखना, जो हमारे जर्म प्लाज्म में अगर कोई चेंजेस आता है, ठीक है, अगर जर्म प्लाज्म अगर अफेक्ट होता है, तो वो बदलाव अगले जनरेशन में जाता है। जर्मिनल सेल्स में अगर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस आ रहा है, ठीक है, हमारे जर्म सेल्स में कोई अफेक्ट हो रहा है, तो वो चेंजेस अगले जनरेशन में पास ऑन होता है। लेकिन अगर कोई चेंजेस, सोमैटिक चेंजेस है, अगर बॉडी सेल्स के अंदर में अगर कोई चेंजेस आता है, ठीक है, अगर सोमैटो से, बॉडी सेल्स का मतलब क्या हो गया, सोमैटोप्लाज्म की बात हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर सोमैटिक चेंजेस है, सोमैटिक बदलाव है, अगर बॉडी सेल्स में अगर कोई बदलाव है, तो वो चेंजेस अगले जनरेशन में पास ऑन नहीं होता है, याद रखना। तो सोमैटिक चेंजेस अगले जनरेशन में नहीं जाता है। लेकिन अगर जर्माइनल चेंजेस है, जर्म सेल्स में अगर कोई इफेक्ट हो रहा है, कोई चेंजेस आ रहा है, कोई बदलाव आ रहा है, तो वो बदलाव अगले जनरेशन में पास ऑन हो रहा होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में कहने का मतलब। लेकिन इस चीज को अब तुम कैसे प्रूफ करोगे। ठीक है, जो अगस्ट विस्मन ने इस बात को प्रूफ करने के लिए, किस बात को, उन्होंने कहा, ठीक है, आप कुछ एविडेंस दीजिए कि सोमैटोप्लाज्म है, जो सोमैटिक कैरेक्टर है, ठीक है, जैसा कि वो मॉर्टल है, वो अगले जनरेशन में नहीं जा रहा है, और जो जर्म प्लाज्म है, मतलब जर्म सेल में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, तो वो अगले जनरेशन में जा रहा है। इस बात को आप कैसे कह सकते हैं, कोई एविडेंस दीजिए, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। तो उसके लिए अगस्ट विस्मन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इस बात को प्रूफ करने के लिए अगस्ट विस्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किसको लिया था, रैट को लिया था। ठीक है, चूहे को लिया था, और चूहे में मेल रैट और फीमेल रैट। ठीक है, इसमें क्या किया, जो मेल और फीमेल रैट था, उसमें उन्होंने सोमैटिक चेंजेस किया। ठीक है, सोमैटिक चेंजेस इसमें क्या किया गया, इनके पूंछ को काट दिया गया। ठीक है, जो मेल रैट थे और जो फीमेल रैट थे, उनके पूंछ को काट दिया गया, दोनों का पूंछ काट दिया गया। और काटने के बाद, उसके बाद हमने मेल रैट और फीमेल रैट को हमने ब्रीड कराया। ठीक है, जब ब्रीड कराया और उससे अगला जनरेशन बनाया, किसने, अगस्ट विस्मन ने। तो अगस्ट विस्मन ने जब मेल रैट और फीमेल रैट का जो पूंछ काट करके उसको उन्होंने, मतलब उन पूंछ काट करके उन्होंने क्रॉस कराया, उनका ब्रीडिंग कराया, और उनसे जो अगला जनरेशन मिला, ठीक है, तो अगला जनरेशन जो मिला, उसमें ऐसा चूहा पैदा हो रहा था जिसमें सारे चूहे का पूंछ था, जन्म से ही पूंछ था। ठीक है, तो लेकिन ये तो पहला जनरेशन था ना। फिर से क्या किया, जो अगला जनरेशन हुआ, जो मतलब जो पेरेंटल जनरेशन के बाद जो अगला जनरेशन बना, ठीक है, उस जनरेशन में जो चूहा आया, ठीक, उस जनरेशन में जो चूहा बना, उस जनरेशन में जो चूहा बना, उसका अगेन पूंछ काटा गया। ठीक है, काटा गया, और फिर से उनको ब्रीड कराएगा, फिर से उसका अगला जनरेशन देखा गया। ठीक है, तो फिर जो अगला जनरेशन मिला, ठीक है, तो उस चूहे का भी पूंछ कटा हुआ नहीं था। मतलब उस जनरेशन में भी जो चूहे पैदा हो रहे थे, उन चूहे का जन्म से पूंछ कटा हुआ बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, कट किया, फिर उन्होंने कट किया, और फिर पूछ काट करके उनका फिर से क्रॉस कराया, फिर से उनका ब्रीडिंग कराया गया। फिर से जब ब्रीडिंग करा के देखा गया, तो फिर से जो उसका अगला जनरेशन मिला, उसमें कोई भी चूहा ऐसा पैदा नहीं हो रहा था जिसमें उसका पूंछ कटा हुआ था। ठीक है, मतलब ये जो काम चल रहा था ना, कट करना, फिर से उसका अगला जनरेशन देखना, फिर से चूहे का पूंछ कट करना, फिर से उसका अगला जनरेशन देखना, ऐसे करते करते उन्होंने 21 जनरेशन तक देखा गया। अगस्ट विस्मन ने इसी तरह से 21 जनरेशन तक चूहे के पूंछ को काटते गए, लेकिन उनको किसी भी जनरेशन में ऐसा चूहा नहीं मिल रहा था कि उस चूहे का जन्म से ही पूंछ कटा हुआ था। ठीक है, अगस्ट विस्मन अगर वो जो लेमार्क के थ्योरी को, लेमार्क के कॉन्सेप्ट को अगर मान लेते कि हाँ, अगर कोई सोमैटिक कैरेक्टर अगर सोमैटिक चेंजेस करते हैं, तो वो सोमैटिक कैरेक्टर अगले जनरेशन में पास ऑन होता है, तो सीधा सा बात है, अगर हमने चूहे का पूंछ काटा, तो चूहा का जो पूंछ था वो क्या था, उसका सोमैटिक चेंजेस हुआ वो ना। चूहे का पूंछ कटना हुआ क्या, एक सोमैटिक चेंजेस है। टेल जो है वो बॉडी पार्ट्स है उसका, है ना, टेल जो है वो उसका बॉडी पार्ट्स है। अगर बॉडी पार्ट्स में सोमैटिक चेंजेस अगर कोई आता है, तो वो चेंजेस अगले जनरेशन में जाना चाहिए था। अगर वो चेंजेस अगले जनरेशन में जाता है, तो सीधा सा बात है, अगला जनरेशन में ऐसा चूहा पैदा होना चाहिए था जिसमें उसका पूंछ कटा हुआ होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ अगर तुम सोमैटिक चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस अगले जनरेशन में पास ऑन नहीं होता है, क्योंकि एक चूहा का पूंछ कटना वो एक उसका बॉडी का जो टेल है वो उसका बॉडी पार्ट्स है, और टेल का कटना, चूहे का पूंछ का कटना, ये एक सोमैटिक चेंजेस है। और सोमैटिक चेंजेस अगर अगर सोमैटिक चेंजेस अगर आता है तो वो चेंजेस अगर पास ऑन होता तो अगला जनरेशन जो हमको उस चूहे का मिलता, ठीक है, उस जनरेशन में हमको जितने भी चूहा मिलता सभी का सभी पूंछ कटा हुआ होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उस जनरेशन में कोई एक भी चूहा ऐसा नहीं मिला, एक भी चूहा ऐसा नहीं मिला जिसमें उसका पूंछ कटा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम किसी पेरेंटल जनरेशन में सोमैटिक चेंजेस को लाते हो तो वो चेंजेस अगले जनरेशन में पास ऑन नहीं होता है। इस बात को अगस्ट विस्मन ने, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। इस बात को उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि जो कैरेक्टर, ठीक है, जो सोमैटिक कैरेक्टर होता है, जो सोमैटिक चेंजेस होता है, वो कैसा होता है, वो हम लोग का मॉर्टल होता है कि वो कैरेक्टर अगले जनरेशन में पास नहीं होता है। लेकिन अगर वही हम बात करें जो हम लोग का जर्माइनल चेंजेस है, जो जर्म सेल में अगर कोई इफेक्ट है, जर्म सेल में अगर कोई बदलाव है, तो वो कैसा होता है, इमॉर्टल होता है, लिविंग होता है। वो कैरेक्टर जो होगा एक जनरेशन से, मतलब पेरेंटल जनरेशन से अगले जनरेशन में पास ऑन होगा, ठीक है। तो हम लोग के लिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये बनता है कि तुम लोग को ध्यान रखना है, ओनली जर्माइनल चेंजेस only germinal changes only germinal changes are passed on to the next generation, ठीक है। इगोर जॉन मेंडल जो थे, इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स मानते हैं। जैसा कि तुम लोग मालूम है कि मेंडल ने पी प्लांट को लेकर के स्टडी किया था, पी प्लांट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। लेकिन मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट को ही लेकर के स्टडी नहीं किया था, पी प्लांट को ही लेकर के एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बल्कि इनका जो इंटरेस्ट था वो एनिमल में भी था, ठीक है। मतलब जितना इंटरेस्ट इनको प्लांट में था उतना ही इंटरेस्ट इनको एनिमल में भी था, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो एनिमल में, वो था हनी बी था, तुम्हारा माइस था, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। लेकिन एनिमल में कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कर पाना और प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाना एज कम्पेयर टू प्लांट, ठीक, कंपेरेटिव टू प्लांट, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो पी प्लांट का जो चुनाव था, पी प्लांट का जो सिलेक्शन था, ठीक है, वो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद वाला बात रहा, और उन्होंने उस फील्ड में उस एक्सपेरिमेंट के दौरान काफ़ी सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी दिए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है, एज ए यंग बॉय ही वर्क विथ हिज फादर ग्राफ्टिंग ट्री टू इम्प्रूव द फैमिली और कॉर्ड, ठीक है। जैसे कि तुम लोग मालूम है, जो मेंडल का जो पारिवारिक स्थिति था, जो उनका फैमिली कंडीशन था, वो बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं था, जिसकी वजह से अपने फैमिली को इम्प्रूव करने के लिए उनको अपने फादर के साथ फार्म में, मतलब खेती करने के लिए, और वहाँ पे तुम्हारा जो एनिमल हस्बेंड्री था वहाँ पे उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता था, ठीक है। तो वहाँ पे वो काम करते थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो था उनका वहीं पे स्पेंड हो जाता था, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। क्या बोला, ए रूरल अपब्रिंगिंग टॉट हिम प्लांट एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड इंस्पायर्ड इन नेचर, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब मेंडल का जो बचपना था, जो उनका चाइल्डहुड था, वो ग्रामीण क्षेत्र में बीता था, मतलब रूरल एरिया में स्पेंड हुआ था, और जो बचपन से उन्होंने जो शिक्षा हासिल की थी वो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा उनके लाइफ के अंदर में। जब कोई भी इंसान बचपन से ही उन सारी चीज़ों को देख रहा है, किस तरह से हम प्लांट को उगाया जा रहा है, किस तरह से खाद डाला जा रहा है, किस तरह से जो पशु का पालन पोषण होता है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री में काम कर रहे हैं, तो एक नेचर से एक नेचुरल इंटरेस्ट जुड़ जाता है उस चीज़ को लेकर के। तो इसलिए जो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने सिलेक्ट किया था पी प्लांट, ठीक है। मेंडल ने सिलेक्ट किया था पी प्लांट, और पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम था वो क्या था, पाइसम सैटिवम था, जिसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, याद रखना 2n इज इक्वल टू 14, ठीक है। डिप्लॉयड सेट, एन इज क्या होता है, हैप्लॉयड सेट होता है, 2n मीन्स डिप्लॉयड सेट, मतलब 14। एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट, एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट कहने का मतलब क्या है, जब पी प्लांट का सिलेक्शन हुआ, जब सिलेक्ट किया गया पी प्लांट को, तो उसका एडवांटेज क्या मिला। पहला एडवांटेज ये मिला कि इसका लाइफ स्पॉन काफ़ी छोटा था, पी प्लांट का जो लाइफ स्पॉन है वो काफ़ी छोटा था। अगर लाइफ स्पॉन काफ़ी छोटा है तो इससे एडवांटेज क्या मिलने वाला है, इससे एडवांटेज ये मिलने वाला है कि जब भी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पॉन बहुत छोटा होगा तो इसके अगले जनरेशन को देख पाना, ठीक है, कम समय में देख पाना, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन देख पाना, वो काफ़ी ईजी होगा और पॉसिबल होगा, है ना। कहने का मतलब समझ में आ रहा है। अगर मान लो एक ऑर्गेनिजम्स, अगर मेंडल किसी ऐसे ऑर्गेनिजम्स का सिलेक्शन करते हैं जिनका लाइफ स्पॉन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, तब तो उनके अगले जनरेशन को देखने के लिए काफ़ी समय लग जाता। कब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुँचते, फिर वो ब्रीड करते, ठीक है, फिर उनका अगला जनरेशन बनता, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता उनके जनरेशन को देखने के लिए, है ना। एक्चुअली मेंडल का जो मेंडल का एम था वो ये था कि मेंडल को काफ़ी सारा जनरेशन देखना था,
ठीक है, अगर मेंडल को काफ़ी सारा जनरेशन देखना है उस प्लांट का, तो एक प्लांट का लाइफ स्पॉन जितना ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा छोटा होगा तुम क्या कर सकते हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन देख पाओगे। दूसरा पॉइंट क्या है हम लोग का, इजी ग्रोथ एंड मिनिमम आफ्टर केयर, इजी ग्रोथ एंड मिनिमम आफ्टर केयर। दूसरा बात ये था कि जो पी प्लांट था इसका कम से कम केयर पे, एकदम मिनिमम केयर पे तुम इसको आसानी से ग्रो कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज था, ठीक है, मेंडल के लिए अपने एक्सपेरिमेंट में। अवेलेबल और प्योर वैरायटी, अवेलेबल प्योर वैरायटी कहने का मतलब होता है जो प्लांट जो मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया था उस प्लांट के अंदर में प्योर वैरायटी अवेलेबल था, ठीक है, इस प्लांट के अंदर में प्योर वैरायटी अवेलेबल था। तो मेंडल ने क्या किया, सेल्फिंग करा करा के, मतलब सेल्फ पॉलिनेट करा करा के, ठीक है, उससे प्योर वैरायटी को अवेलेबल कर पा रहे थे, क्योंकि जो उस प्लांट में क्या था, प्योर वैरायटी अवेल था, है ना, समझ में कहने का मतलब। अब बात ये आता है कि सर ये प्योर वैरायटी कहने का मतलब क्या होता है। प्योर वैरायटी कहने का मतलब होता है होमोजाइगस, होमोजाइगस एलील, होमोजाइगस एलील। होमोजाइगस एलील कहने का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस एलील कहने का मतलब होता है, याद रखना, सेम काइंड। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, सेम काइंड, सेम काइंड ऑफ एलील। होमोजाइगस का मतलब क्या, ऐसे भी बोल सकते हो, सेम काइंड ऑफ एलील। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, होमोजाइगस एलील हो गया, ठीक है, होमोजाइगस एलील हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का, प्योर टॉल हो गया, ये क्या हो गया, प्योर डॉफ हो गया, ठीक है, प्योर डॉफ हो गया, मतलब प्योर लंबा मटर का पौधा और प्योर नाटा मटर का पौधा। क्लियर। अब देखो, अब एक चीज़ समझो, अब ये सर एलील का मतलब क्या होता है, अभी होमोजाइगस एलील के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में आगे, ठीक है। अभी एलील का मतलब क्या होता है, एलील का मतलब होता है एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, एक जीन का, याद रखना, वन जीन का क्या होता है, टू अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, टू अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। एक जीन का क्या हम लोग का यहाँ पे दो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। क्या क्या, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें, तुमको मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में किसी कैरेक्टर को बनाना होता है, किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी कैरेक्टर को जो लाने वाला होता है बॉडी के अंदर में, वो कौन होता है, जीन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कैरेक्टर का बात करते हैं, अगर हाइट का बात करते हैं, तो हाइट क्या हो गया, हाइट जो है वो एक कैरेक्टर है, ठीक है, हाइट क्या है, ये कैरेक्टर है, ठीक है। अब इस कैरेक्टर का जो हाइट, जो एक कैरेक्टर है, इसका दो ट्रेट होता है, ठीक है, दो ट्रेट, क्या क्या हो जाएगा, इसका दो ट्रेट, देखो लिख लो, हाइट का दो ट्रेट क्या हो जाएगा, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। और तुमको मालूम है, ठीक है, अब एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म, एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब क्या हो गया, एक जो एलील होगा, ठीक है, हम बताए ना, एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगा, उसको हम लोग एलील बोलेंगे, मतलब एक एलील, एक जो एलील होगा अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब क्या होगा, एक टॉल एक ड्वार्फ, एक्सियल एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर, टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर, है ना, समझ में कहने का मतलब, एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर, टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर। सीट का शेप का बात करो, एक एक जो एलील होगा वो सीट में राउंड सीट को कंट्रोल कर रहा होगा, एक एलील जो होगा उसी सीट में, ठीक है, उसका जो कंट्रास्टिंग फॉर्म होगा कौन, रिंकल वाला सीट, उसको कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। तो जो सीट का शेप है वो एक कैरेक्टर है, सीट का शेप है वो एक कैरेक्टर है। अब सीट कैसा है, राउंड है कि रिंकल है ना, तो सीट अगर राउंड और रिंकल है उस शेप में, तो वो क्या हो गया, दो ट्रेट हो गया, ठीक है। अब ये जो दो ट्रेट है, राउंड है तुम्हारा, जो राउंड और रिंकल, उसके लिए वहाँ पे दो ट्रेट, वो दो एलील होगा, ठीक है। एक एलील जो होगा राउंड को कंट्रोल कर रहा होगा, एक एलील जो होगा वो तुमको रिंकल को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, मतलब तुमको अब क्लियर हो चुका होगा तुमको कि एलील का मतलब क्या होता है। तो ये जो हाइट है, हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है, हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। अब इस हाइट का, इस कैरेक्टर का दो ट्रेट है, टॉल एंड डॉफ, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या बोल सकते हैं, टॉल जो है इसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो गया, इसका जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म क्या है, डॉफ है ना, डॉफ है। तो टॉल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, मान लो टॉल के जो रिस्पॉन्सिबल है जो एलील, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। और डॉफ जो है क्या, वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। डॉफ जो है उसके लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल वो क्या है, रिसेसिव, स्मॉल टी, ठीक है। तो एक जीन का जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया कहने का मतलब, जो कैपिटल टी है, दिस कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉल प्लांट, एंड स्मॉल टी जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वो ड्वार्फ के लिए। और जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट होता है, और जो स्मॉल टी होता है वो रिसेसिव होता है, जिसको हम लोग स्मॉल से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया तुमको, तो प्योर वैरायटी यहाँ पे क्या था, अवेलेबल हो पा रहा था, ठीक है, इस पी प्लांट के अंदर में। तो ये भी एक एडवांटेज रहा, ठीक है, उनके उस फील्ड में। चौथा क्या हम लोग का, इजिली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो आसानी से डिटेक्टेबल था, ठीक है। जैसे जो मेंडल थे उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का भी स्टडी किया, जैसे टॉल ड्वार्फ, टॉल का जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म क्या होगा, ड्वार्फ होगा। फ्लावर का अगर तुम पोजीशंस का बात करोगे तो टर्मिनल, एक्सियल, ठीक है। सर मैंने कहने का मतलब, आगे हम बात करेंगे टर्मिनल क्या होता है, एक्सियल क्या होता है, डायग्राम भी दिखाएंगे, चिंता करना कोई बात नहीं है, हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। फ्लावर का कलर, रेड कलर का फ्लावर, व्हाइट कलर का फ्लावर, ठीक है। सर मैंने सीट का शेप की बात करें तो राउंड एंड रिंकल। तो ये सब कुछ क्या है, समझ में ना, ये सब कुछ इजिली डिटेक्टेबल था,
ठीक है, तभी तो वो इजिली डिटेक्टेबल था, इसलिए जो मेंडल थे वो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को इजिली स्टडी कर पाए थे। क्लियर है? जो फिफ्थ एडवांटेज है वो क्या था हम लोग का? पॉसिबली ऑफ, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल ब्रीडिंग, मतलब जो पी प्लांट था इनमें कंट्रोल ब्रीडिंग, उनको कंट्रोली ब्रीडिंग कर पाना वो पॉसिबल था। इस प्लांट के लिए कंट्रोल ब्रीडिंग कर पाना मतलब जो पी प्लांट है ना, पी प्लांट है उसमें आपस में जो तुम कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ले रहे हो, टॉल पी प्लांट, ड्रॉप पी प्लांट, इनके बीच में जो ब्रीड हो रहा है, ये जो ब्रीडिंग हो रहा है ना बच्चों, इसको हम लोग कंट्रोल ही कर सकते हैं, इसको हम लोग, इसका कंट्रोल था हमारे पास, इनको कंट्रोल कर पाना पॉसिबल था। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो सेल्फ पॉलिनेट होने वाला जो प्लांट था उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन तो उसमें नेचुरल तरीके से हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे तुम क्रॉस पॉलिनेशन भी उस प्लांट में अवेलेबल था, उस प्लांट में तुम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कर पाना इस प्लांट में हमारे लिए पॉसिबल था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का 6 नंबर, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या हो गया? इस प्लांट में जो पी प्लांट है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा तुम आर्टिफिशियल तरीके से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें यहाँ पे, F1 जनरेशन आर फर्टाइल, F1 जनरेशन आर फर्टाइल, F1 जनरेशन आर फर्टाइल। F1 जनरेशन आर फर्टाइल कहने का मतलब क्या होता है? F1 जनरेशन में मतलब F1 जनरेशन किसको बोलते हैं? देखो एक्चुअली क्या था, ये जो मान लो क्या है, पेरेंटल जनरेशन है। मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे दिखा रहा हूँ, समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये मान लो प्योर टॉल प्लांट है, ठीक है, ये क्या है हम लोग का? कैपिटल टी, ठीक है, और जो प्योर टॉल प्लांट है और इसका हमने क्रॉस कराया प्योर डॉग प्लांट से स्मॉल टी। जब इसका क्रॉस कराया गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, समझ ना, ये पेरेंटल जनरेशन है। अब इस पेरेंटल जनरेशन के बीच जब ब्रीडिंग होगा, जब क्रॉस होगा, ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा हमको? हमको ऑफ स्प्रिंग वाला जनरेशन मिलेगा, अगला जनरेशन मिलेगा। ठीक है, हम बताया था तुम लोग को ऑफ स्प्रिंग वाला जनरेशन मतलब क्या, अगला जनरेशन मतलब क्या हो गया, हम बताया ना। इफ F1 जनरेशन, और F रिफर्स टू फिलियल मीन्स अगला जनरेशन, ऑफ स्प्रिंग वाला जनरेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में मतलब जो ऑफस्प्रिंग वाला जनरेशन यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बना, ठीक, इनके ब्रीडिंग से जो ऑफस्प्रिंग बना, ठीक, वो क्या था? हाइब्रिड था। ठीक है, हाइब्रिड था। ठीक है, और हाइब्रिड कैसा था? हाइब्रिड टॉल था, जिसका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, मतलब ये हुआ, ठीक है, जब पेरेंटल जनरेशन में प्योर टॉल और प्योर डॉग प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया, ठीक है, तो उससे मिलने वाला जो अगला जनरेशन था जिसको हमने कहा F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग वाला जनरेशन था, और उस ऑफस्प्रिंग वाले जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बना वो कैसा था? हाइब्रिड टॉल था, जिसमें उसका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको हम लोग बोले क्या? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोले। तो F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड था, देखो लिखा हुआ क्या? F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड था वो कैसा था? वो कैसा था वहाँ पे तुम्हारा लिख लो यहाँ पे, F1 जनरेशन का, F1 जनरेशन का जो यहाँ पे हाइब्रिड था वो कैसा था? फर्टाइल था। ठीक है, F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड था वो कैसा था? फर्टाइल था, मतलब उसमें रिप्रोडक्शन करने का जो कैपेसिटी होता है, जो क्षमता है, वो उनमें बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर दिया हुआ, तुम लोग को ध्यान ये रखना है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिस्ट दिखा रखा है, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर दिया हुआ है, और इस सीरियल नंबर में यहाँ पे तुमको कैरेक्टर दिया हुआ है। ये वाला जो पूरा लिस्ट दिख रहा है तुमको, ये कैरेक्टर का लिस्ट है, और ये वाला जो है तुमको, ठीक है, डोमिनेंट, और ये उसका रिसेसिव। मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है। देखो पहला सीरियल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पे हाइट का बात किया है, यहाँ पे किसका बात किया है? स्टेम हाइट का बात किया है। हम तुमको अभी पढ़ा है कि हाइट एक कैरेक्टर है, अभी पढ़े हैं ना तुम, हाइट एक कैरेक्टर है। तो स्टेम का हाइट याद रखना, वो एक कैरेक्टर के अंदर में आता है। लेकिन अभी इस हाइट में तुम किस चीज़ का बात कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तुम हाइट में किसका बात कर रहे हो? टॉल का बात कर रहे हो या फिर तुम डॉफ का बात कर रहे हो, है ना? तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो कैरेक्टर के अंदर में, एक कैरेक्टर के अंदर में 2 ट्रेट है, दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, एक ट्रेट जो है उसके यहाँ पे डोमिनेंट, और एक ट्रेट जो है उसका रिसेसिव। तो जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कौन होगा? एलील होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म जिसको एलील कर रहे हैं, वो अलग अलग ट्रेट को ला रहा है। एक डोमिनेंट ट्रेट को ला रहा है, एक रिसेसिव ट्रेट को ला रहा है ना? एक जीन में 2 एलील है ना, एक जीन का 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब 2 एलील है।
एक डोमिनेंट फॉर्म है, एक रिसेसिव फॉर्म में है, ठीक है। जो डोमिनेंट एलील है वो टॉल वाला कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, जो रिसेसिव एलील है वो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना स्टीम हाइट एक कैरेक्टर है और इसमें डोमिनेंट फॉर्म जो है उसका टॉल है और जो रिसेसिव फॉर्म है उसका ड्वार्फ है। डोमिनेंट फॉर्म को हम लोग कैपिटल टी से एक्सप्रेस करते हैं और ड्वार्फ वाला जो कैरेक्टर उसको स्मॉल टी से लिखते हैं। यहाँ पर कर लो इसको स्मॉल टी, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल टी से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 4 होगा, याद रखना, ठीक है। सर मैं करने का मतलब क्लियर। कैरेक्टर, अब देखो फ्लावर कलर भी एक कैरेक्टर है, फ्लावर कलर वायलेट, ठीक है। अगर वायलेट का बात किए तो डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। अब फ्लावर कलर का भी तो क्या हो सकता है, वायलेट या वाइट, है ना, वायलेट या वाइट। एक डोमिनेंट फॉर्म जिसको हम लोग वायलेट कह रहे हैं जो कि कैपिटल वी से है, और ये क्या हो जाएगा स्मॉल वी जो कि रिसेसिव फॉर्म है, मतलब वाइट, ठीक है। फ्लावर पोजीशन का अगर तुम बात कर रहे हो तो फ्लावर पोजीशन का क्या हो सकता है, एक्सिल भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, क्रोमोसोम नंबर इसमें 4 होगा, ठीक है। पॉट शेप का बात करोगे तो पॉट शेप कैसा हो सकता है, इनफ्लेटेड, ठीक है। इनफ्लेटेड मतलब फूला फूला सा रहेगा, ठीक है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। इसको स्मॉल ए कर लेना, स्मॉल ए कर लो, इसको स्मॉल वी, ठीक है। पॉट शेप ये कैरेक्टर है। अब पॉट शेप में तुम कैसा पॉट शेप देख रहे हो, इन्फ्लेटेड है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अगर इन्फ्लेटेड है तो ये डोमिनेंट है और इसको हम लोग आई से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो वो रिसेसिव है, इसको हम लोग स्मॉल आई से एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखना इस बात को। पॉट कलर क्या हो सकता है, ग्रीन जो कि डोमिनेंट है, कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी। देख रहे हो ना, ये कैपिटल जी क्या हो गया, डोमिनेंट एलील हो गया, और ये स्मॉल जी कैसा हो गया हम लोग का, रिसेसिव एलील हो गया, ठीक है। तो जीन का क्या है, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, 2 अलग अलग एलील है, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 5 होता है। सीट शेप का बात करोगे तो सीट का जो शेप है वो कैसा है, राउंड है या फिर रिंकल है। अभी हम लोग देखे भी थे, कैपिटल आर जो है वो हम लोग का राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डोमिनेंट है। स्मॉल आर जो है रिंकल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कि रिसेसिव है। और इसमें कितना नंबर क्रोमोसोम होगा, 7 होगा। सीट कलर का बात करो तो सीट कलर का तुम बात करो तो येलो एंड ग्रीन। येलो क्या है, डोमिनेंट फॉर्म है, तो ये कैपिटल वाई से डिनोट होगा, और जो रिसेसिव है वो ग्रीन है और वो स्मॉल वाई से डिनोट होगा। और इसमें हम लोग का क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। तो याद रखना ये सब कुछ कैरेक्टर और ट्रेट तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब क्या हम लोग का है, याद रखना ये कैरेक्टर और यहाँ पे ये ट्रेट है, यहाँ पे लिख लो, ये सब क्या है, ट्रेट है, समझ ना। तो एक कैरेक्टर का 2 ट्रेट होता है, एक कैरेक्टर का 2 ट्रेट होता है। टॉल हाइट में टॉल एंड डॉफ, हाइट एक कैरेक्टर है, उसका 2 ट्रेट क्या हो जाएगा, टॉल एंड डॉफ हो जाएगा, ठीक है। फ्लावर का पोजीशंस एक कैरेक्टर है, एक्सिल एंड टर्मिनल क्या हो जाएगा, उसका ट्रेट हो जाएगा। पॉट शेप क्या है, एक कैरेक्टर है, इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड वो एक ट्रेट हो जाएगा। पॉट कलर क्या है, एक कैरेक्टर है, ग्रीन एंड येलो क्या हो जाएगा, उसका ट्रेट हो जाएगा। सीट शेप क्या है, एक कैरेक्टर है, राउंड एंड रिंकल क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा। सीट कलर क्या है, एक कैरेक्टर है, येलो ग्रीन क्या हो जाएगा, उसका 2 अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब उसका 2 ट्रेट हो जाएगा। क्लियर सबको यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब चलो अब हम थोड़ा डायग्राम से बात कर लेते हैं। देखो फ्लावर का जो पोजीशन तुमको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो फ्लावर का जो पोजीशन है वो एक्सिल इन पोजीशन है, देख रहे हो, ये वाला जो पोजीशन है फ्लावर का वो एक्सिल इन पोजीशन है, ठीक है। देखो एक्सिस पे है ये वाला, ठीक है, एक्सिस पे फ्लावर है। लेकिन यहाँ पे देखो ये टर्मिनल है, देख रहे हो ना, टर्मिनल एंड पे फ्लावर है, तो इसको हम लोग देखो क्या बोले, टर्मिनल फ्लावर। ये क्या है, एक्सिल फ्लावर, एक्सिल फ्लावर मतलब एक्सिस पे है, ठीक है ना, देखो एक्सिस पे है ना, समझ में आया ना। तो ये क्या है हम लोग का पोजीशन है, किसका, फ्लावर का। तो फ्लावर का जो पोजीशन है वो एक कैरेक्टर है, लेकिन इसका जो तुम ट्रेड देखोगे, 2 अलग अलग ट्रेड देखोगे कि एक फ्लावर जो एक्सिल पे है, एक फ्लावर जो टर्मिनल पे है। तो तुम किसका बात किए, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म का बात किए, 2 अलग अलग फॉर्म ट्रेड का तुम बात किए, 2 अलग अलग एलील का बात हुआ यहाँ पे। एक जो एलील होगा वो टर्मिनल कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, एक जो एलील होगा वो फ्लावर के पोजीशन में एक्सिल पोजीशंस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिस्ट हम दिखाया है पूरा का पूरा कंप्लीट लिस्ट है। जैसा कि तुमको बात की ना, जैसा कि बात की क्या, हाइट, ठीक है। हाइट जो है वो एक क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। हाइट ये कैरेक्टर है। अब इसमें क्या हो सकता है, टॉल एंड शॉर्ट। शॉर्ट को तुम ड्रॉप भी बोल सकते हो, ठीक है ना, टॉल को शॉर्ट को तुम ड्रॉप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो टॉल एंड शॉर्ट या ड्रॉप ये क्या है, ये 2 ट्रेट हो गया, है ना। टॉल जो क्या हो गया, 2 ट्रेट हो गया, और हाइट क्या हो गया हम लोग कैरेक्टर हो गया, ठीक है। और टॉल जो होता है वो डोमिनेंट होता है, इसके लिए हम लोग कैपिटल टी से एक्सप्रेस करते हैं। जो शॉर्ट होता है वो रिसेसिव होता है, इसको हम लोग स्मॉल टी से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। हो गया ना, जीन का 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, एक कैपिटल टी डोमिनेंट के लिए, एक रिसेसिव टी मतलब एक स्मॉल टी रिसेसिव के लिए। अब तो तुम लोग पूरा 100% क्लियर हो गया होगा कि जीन का जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म जो होता है वो अलील होता है, ठीक है। देख लो ये टॉल प्लांट दिख रहा है तुमको, ये शॉर्ट प्लांट दिख रहा है, ठीक है। एक लंबा मटर का पौधा, एक नाटा मटर का पौधा, ठीक है। सीट का देखो शेप, देख रहे हो सीट का शेप, देखो राउंड कैसा दिख रहा है, देखो राउंड कैसा दिख रहा है, और रिंकल देखो कैसा दिख रहा है। रिंकल हल्का सा कैसा है, ये हल्का सा ये अजीब सा कैसा है, थोड़ा धसा धसा सा, ठीक है ना, उसमें हल्का सा ग्रूव दिख रहा है। सीट कलर,
सीड कलर तुमको यहाँ पे देखो येलो दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है साफ साफ। सीड कोट कलर, ठीक है, सीड का जो कोट कलर है, ठीक है, सीड का जो कोट मतलब जो उसका चारों तरफ जो कवरिंग है, ठीक है, सीड कोट मतलब जो उसका चारों तरफ कवरिंग है, टेस्टा टेगमेन, ठीक है, वो कैसा है, ग्रीन है, यहाँ पे व्हाइट है, ठीक है। पॉट शेप, पॉट का तुम अगर शेप देखोगे तो ये कैसा इन्फ्लेटेड है, मतलब फूला हुआ है, देख रहे हो ना, कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन है ना, उबड़ा उबड़ा सा दिख रहा है ना, समझ में आया सबको, कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। पॉट कलर, पॉट कलर ये क्या है, पॉट कलर देख रहे हो यहाँ पे, ये ग्रीन है, ये कैसा है, येलो है ना, समझ में सबको यहाँ दिख रहा है। फ्लावर का पोजीशन जो अभी हम लोग देखे, देखो ये एक्सिस पे है, तो ये कैसा हो गया, एक्सिलर पोजीशन, ये कैसा है, देखो टिप पे है, टर्मिनल पोजीशन। क्लियर है सबको? तो अब तुम लोग पता चल गया है जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म एलिल होता है, एलिल क्या होता है, टॉल के लिए टॉल क्या होता है, ड्रॉप किस तरह से दिख रहा है, राउंड किस तरह से दिख रहा है, रिंकल किस तरह से दिख रहा है, येलो ग्रीन, ठीक है, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, एक्सियल एंड टर्मिनल, ये सब कुछ तुम लोग क्लियर हो चुका है। डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट एलील को हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, रिसेसिव एलील को कौन से लेटर से एक्सप्रेस करें, ये सब कुछ तुम लोग यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, ठीक है। और पी प्लांट को सिलेक्ट करने का एडवांटेज क्या क्या मिला हम लोग वो भी देख चुके हैं। क्लियर है समझ में आया?